नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो सेमीफाइनल होने वाला है 5 राज्यों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली बताई जा रही है। सभी राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हारने की संभावना बताई जा रही है तमाम सर्वेक्षण के द्वारा, तमाम विश्लेषकों के द्वारा। लेकिन उसके पहले अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं और इंडिया जैसे ही बन करके खड़ा हुआ और सिर्फ 3 अधिवेशन हुए, पटना में, बंगलौर में और मुंबई में, उसके बाद ही इंडिया की जीत का सिलसिला शुरू हो गया। देश भर में हुए 7 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिर्फ 3 सीट मिलती है और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, जिस पर दारा सिंह को हराया है समाजवादी पार्टी ने। सुधाकर सिंह, जो कि क्षत्रिय जाति से आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कई बार पहले वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 42,000 से अधिक मतों से दारा सिंह चौहान को पटकनी दिया है। उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की बपौती, कॉपीराइट या यूं कहें कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा है। और उसी गढ़ में इंडिया ने खड़े होते ही, इंडिया का अस्तित्व आते ही पटकनी देना शुरू कर दिया है। न सिर्फ घोसी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार मिली है, बल्कि निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। देश भर में हुए 7 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में जीत मिलती है और वो भी थोड़े मार्जिन से। बाकी उसे त्रिपुरा में 2 सीटें मिलती हैं और त्रिपुरा की राजनीतिक सियासी स्थिति को उत्तर भारत से तुलना नहीं किया जा सकता है। अगर वही त्रिपुरा की सीट उत्तर प्रदेश में होती और उस पर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी उस पर भी हार सकती थी। और त्रिपुरा में जो जीत हुई है उसके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसने जिस तरह से धांधली किया है, वोटों की लूट किया है और मतदाता सूची से लोगों का नाम गायब करने का काम किया है, इसकी वजह से उसे जीत मिली है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत थोड़े मार्जिन से जीत मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उसकी दुर्गति हुई है, आज उस पर तमाम विश्लेषकों, बुद्धिजीवियों और राजनीति में विश्वास रखने वाले लोगों के दिलो दिमाग पर जेहन में तैर रही है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है मिशन 80। मिशन 80 का मतलब कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय लोकसभा चुनाव में। लेकिन मिशन 80 की पोल उस समय खुल जाती है जब उपचुनाव में उसे भारी हार का सामना करना पड़ता है। अब इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जितने भी खेमे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो चाहे अमित शाह का खेमा हो, वो चाहे योगी का खेमा हो, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। और अगर जीत हुई होती तो सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनके मोदी मैजिक को श्रेय मिलता।
लेकिन हार हुई है तो हार का श्रेय प्रधानमंत्री के सिरे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का महिमा मंडन जिस तरह से करती है और मोदी मैजिक के आधार पर जिस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करती है, अब वह कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आरएसएस ने जो विचार व्यक्त किए हैं कि मोदी मैजिक या मोदी का चेहरा अब किसी भी चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, कहीं पर भी मोदी का चेहरा नहीं चलने वाला है। मोदी का जादू सिर चढ़ करके नहीं बोलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरएसएस का यह भी मानना है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड जिसे भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से खेलती आ रही है, अब हिंदू मुस्लिम कार्ड पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बातें करके, मुसलमानों को देश से बाहर भेजने की बातें करके, CAA NRC ला करके मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने की जो उसकी सोच रही है, उस सोच पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। घोषी चुनाव से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ा जा सकता है। कोई ऐसा किला नहीं है, अभेद्य दुर्ग नहीं है भारतीय जनता पार्टी जिसे कि भेदा न जा सके। घोषी चुनाव के निहितार्थ अखिलेश यादव ने जो बयानबाजी किया है वह भी गौरतलब है। उन्होंने कहा है यह जीत सपा की जीत नहीं है, बल्कि यह जीत इंडिया की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ने का काम सपा ने किया है और जब सपा इंडिया के साथ मिल गया है तो इंडिया के सारे दल 26 या 28 दल, इस समय 28 दल हो गए हैं, इन 28 दलों के ऊपर जिम्मेवारी बनती है कि मोदी मैजिक को ख़त्म करें, मोदी के अहंकार को तोड़ें और इनके जो गलत और घटिया मंसूबे हैं कि संविधान को ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना, हिंदू राष्ट्र को बनाना, इन मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेगा इंडिया। इंडिया की पहली जीत हुई है 7 में से 4 सीटों पर विजय प्राप्त करके और यह सिलसिला अब आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तुरंत विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में और इन 5 राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास के साथ कह सके कि उसकी जीत होगी। तो सेमीफाइनल के पहले उपचुनाव में इंडिया की जीत और उसके बाद जो 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसमें भी अगर इंडिया कामयाब होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में धूल चटाने में कोई कोर कसर नहीं बचेगी। और जिस तरह से उपचुनाव के परिणामों से इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ा है और जिस तरह से इंडिया और मजबूत हुआ है, उससे यही लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि आज 9 और 10 सितंबर को G20 का सम्मेलन चल रहा है, शिखर वार्ता चल रही है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 700 करोड़ से अधिक धन दिल्ली को सजाने पर, सिर्फ दिल्ली को सजाने पर लगाया गया है। बाकी इंतजामात में कितने पैसे खर्च हुए हैं इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन के साथ गलबहियां कर रहे हैं, डिनर पार्टी कर रहे हैं, उनके डिनर पार्टी की चाय में ज़रूर ऐसा महसूस हो गया होगा उपचुनाव के बाद कि चाय में चीनी ज़रूर कम है, चाय फीकी हो गई है।
यह एक प्रतीक है समझने का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से G20 में लगे हुए हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ है, उससे यही कहा जा सकता है कि घोषी का परिणाम वो पचा नहीं पा रहे हैं और उनके सामने यह दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश जो गुजरात के बाद हिंदुत्व की प्रयोगशाला नंबर 2 था, वह भी हाथ से जाने वाला है। 5 राज्य तो जा ही रहे हैं। लेकिन साथियों, इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में ऊहापोह की स्थिति है और जिस तरह से मायूसी और मातम छाया हुआ है, उसका फायदा उठाना चाहिए इंडिया को। भारतीय जनता पार्टी जो फार्मूले कांग्रेस को हराने और विपक्ष को हराने के लिए जो फार्मूले ईजाद करती थी, उन्हीं फार्मूलों पर चलने की ज़रूरत है इंडिया को। इंडिया को अगर 2024 में जीत हासिल करनी है तो उसे इस जीत से खुश नहीं होना है, बल्कि इस जीत से प्रेरणा लेनी है, ताकत लेनी है, ऊर्जा लेनी है और उसे सबसे पहले 5 राज्यों के चुनाव को फतह करना चाहिए। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और सीबीआई, ईडी, आईटी को लगा करके विपक्ष को जेल में भेजना चाहते हैं, तो इससे भी डरे नहीं। आज ही जेल में भेजा गया है चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं और विपक्ष के एक कद्दावर नेता हैं, एक बड़े क्षत्रप हैं। उनको एनडीए में लेने की कोशिश की गई थी कुछ समय पहले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनकार करने की सज़ा उन्हें आज दी गई है, जब G20 का सम्मेलन चल रहा है। आज ही सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर किसी नेता को गिरफ्तार करना है तो वजह तो मिल ही जाता है, कोई ना कोई। जितने भी नेता होते हैं, कोई भी पाक साफ नहीं होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। हर कोई की कमज़ोर नब्ज होती है और उसी कमज़ोर नब्ज को पकड़ करके अगर भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है तो अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में, या आय से ज़्यादा कमाई के सिलसिले में उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और मायावती तो 2014 से ही डरी हुई हैं। उनकी जो अकूत कमाई है, उस कमाई को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से शुरू से ही समझौता करती आ रही हैं और आज भी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो इंडिया में जाएंगी या एनडीए में जाएंगी। लेकिन जिस रूप से डरी हुई हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि उनका डर जब जाएगा, जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करेगा, उस समय मायावती का डर काफूर हो सकता है। और जब डर काफूर हो जाएगा तो वो इंडिया में आ जाएंगी और जब इंडिया में आ जाएंगी तो इंडिया को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 22% से अधिक दलित समाज का वोट है। सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज के लोग भी उन्हें वोट देते हैं, उनके वोट बैंक हैं। और अगर मायावती आ जाती हैं तो मायावती अगर कोई बार्गेनिंग नहीं करती हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो बार्गेनिंग करना चाहती हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनना चाहती हैं, अगर प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी की बात मानी जाएगी तभी वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, वरना नहीं शामिल होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री पद, और वो भी सिर्फ यूपी की कुछ सीटें लेकर के आने वाली महिला, जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की चरण वंदना करती रही है और जय भीम नमो बुद्धाय को छोड़ करके हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगाती रही है, ऐसी महिला को देश की कमान सौंपना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि मायावती की बार्गेनिंग में, उनकी सौदेबाजी में कतई नहीं आना चाहिए।
अगर सभी दलों की तरह सहमति बना करके मायावती इंडिया को मजबूत करना चाहती हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कोई मंत्री पद मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए पहले ही वो हलफनामा लिखवा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जब सरकार 2024 में बनेगी तो निश्चित रूप से मायावती को कोई विभाग दिया जा सकता है और इंडिया गठबंधन के सभी दलों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनेगा और ज़्यादा संभावना है कि राहुल गांधी बनेंगे। अगर राहुल गांधी इनकार कर देंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि इस देश में पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री बनेगा और वो दलित प्रधानमंत्री का चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि हिंदू नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुद्धिस्ट हैं, उनके बेटे भी बुद्धिस्ट हैं, उनका पूरा खानदान, उनका कुनबा भी बुद्धिस्ट है। अगर 2024 में इंडिया की जीत होगी तो एक दलित ही नहीं बल्कि एक बुद्धिस्ट भी प्रधानमंत्री बनेगा और यह कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए और तमाम हिंदू संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा, मातम का दिन होगा, जिस दिन एक बुद्धिस्ट और एक दलित प्रधानमंत्री बनेगा। तो साथियों, आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन परिणाम सकारात्मक अभी दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरत है इंडिया को अपनी रणनीति के तहत उस मंजिल को प्राप्त करना जिस मंजिल को प्राप्त करने के बाद संविधान के ऊपर मंडरा रहा खतरा खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र के ऊपर मंडरा रहा खतरा खत्म हो जाएगा और इस देश की साझा संस्कृति के सामने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसका सफाया हो जाएगा। बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए इंडिया को मजबूत करना ही होगा। अगर इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, जिसे कि बहुजन समाज के रूप में चिन्हित किया गया है, ये लोग मन बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावन प्रलोभन में नहीं आएंगे और इंडिया को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को वोट पर चोट करके हराने की ठान लेंगे, तो निश्चित ही इंडिया जीतेगा और इंडिया जब जीतेगा तभी भारत बचेगा। और अगर खुदा न खास्ता बीजेपी की जीत होती है तो न इंडिया बचेगा, सारे विपक्षी दल जेल में होंगे और न भारत बचेगा, न भारत का लोकतंत्र बचेगा, न भारत का संविधान बचेगा। भारत के संविधान पर उंगली उठाई जा रही है प्रधानमंत्री कार्यालय से। प्रधानमंत्री का सलाहकार लेख लिख के कह रहा है कि संविधान बेईमानी हो गया है, संविधान को बदला जाना चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी ऐसा लेख लिखने की, ऐसी बातें करने की। जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे प्रेरित किया होगा कि तुम संविधान के बारे में इस तरह से बातें करो, लोकतंत्र के खिलाफ इस तरह से बातें करो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जमीन तैयार करो, तभी उसकी ऐसी हिम्मत पड़ी होगी कि वह संविधान पर उंगली उठाए और उसे बदलने की मांग करे। न सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय का विवेक देबोराय आर्थिक सलाहकार, बल्कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई तो उनके पिता का नाम था, इनका नाम गोगोई है, रंजन गोगोई है, जो कि अब राज्यसभा के सदस्य हैं। इन्होंने भी कहा है कि संविधान के मौलिक ढांचे पर बहस हो सकती है। मतलब प्रकारांतर से उन्होंने इशारा किया है कि संविधान के मौलिक ढांचे को बदला जा सकता है।
तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के सलाहकार, आरएसएस के पदाधिकारी, आरएसएस के प्रचारक अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य उनका साथ दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा जिस दिन संविधान को बदला जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंत्र जो इंडिया ने खोज लिया है, उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इंडिया के बारे में हम कुछ सलाह देना चाहेंगे कि इंडिया की जीत जनता की जीत होगी और जनता की जीत इस देश की जीत होगी। और इस जीत को बनाए रखने के लिए एकता बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की टांग खिंचाई जैसा कि विपक्षी शुरू में करते रहे हैं, 2014 में, 2019 में किए हैं, उस पर रोक लगानी होगी। अनर्गल बयानों से बचें। जिस तरह के बयान अभी तमिलनाडु से आए हैं सनातन धर्म के खिलाफ, ऐसे बयानों को चुनाव के समय उठाना सही नहीं होगा। चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाइए। हम नहीं समर्थन करते हैं कि सनातन धर्म बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत अच्छा धर्म है, बहुत बड़ा आदर्श है। वर्ण व्यवस्था की सारी बुराइयां सनातन में भरी हुई हैं। सनातन धर्म अन्याय पर आधारित है, गुलाम बनाने की संस्कृति पैदा करता है और इस देश के दूसरे धर्मावलंबियों, दूसरे धर्मों को ख़त्म करने की साजिश रचता है। लेकिन यह समय नहीं है। अगर सरकार बन जाए उसके बाद फिर चाहे तमिलनाडु, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं पर भी सनातन धर्म के खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ, इनके तमाम 18 पुराण और 4 वेदों के खिलाफ खूब बयानबाजी कीजिए, लेकिन अभी बचिए। क्योंकि ऐसी बयानबाजी से जो अपने को हिंदू मानते हैं उन्हें छिटकने का डर है। जो ओबीसी, एससी, एसटी में बहुत से ऐसे नासमझ हैं मतदाता जो कि अपने को हिंदू मानते हैं, और जो हिंदू मानता है वो सनातन का में आस्था रखता है। आस्था रखने वाले लोगों का वोट पाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानों से बचें। भारतीय जनता पार्टी में जो दरार है, भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है, उसकी कमज़ोर नब्ज पर हाथ रखें और उसकी कमज़ोर नब्ज को पकड़ें और उसके तहत सियासत को आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी यही करती रही है। कांग्रेस की कमज़ोर नब्ज को पकड़ा उसने और कांग्रेसियों को तोड़ करके अपने पक्ष में मिला लिया। जिन कांग्रेसियों को भ्रष्ट कहती थी उन्हीं कांग्रेसियों को अपने वॉशिंग मशीन में धो करके मंत्री बना दिया। और अगली बात यह है कि मुद्दों पर बने रहें। जो मुद्दे हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, महामारी के और भी जितने एंटी इनकम्बेंसी है, इसको लेकर के जनता के बीच में जाएं। जनता के बीच में महंगाई की वजह से हाहाकार है, बेरोजगारी की वजह से हाहाकार है और जुमलों की सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है। प्रधानमंत्री के जुमलों की याद दिलाएं, उनके इतिहास को बताएं और बताएं किस तरह से उन्होंने इस देश के लोगों को जो हवाई चप्पल पहन करके चलता था उसको प्लेन में चलाने की बात कही थी, लेकिन प्लेन में चलने की बात तो दूर, एक साइकिल पर भी चलने की स्थिति में नहीं छोड़ा है। और अगर किसी का विकास हुआ है तो वो अडानी, अंबानी और कारपोरेट का किया गया है, जिस पर कि राहुल गांधी हमेशा घेरते रहे हैं। तो बीजेपी को कोई ऐसा अवसर न दें, जैसे कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो प्रधानमंत्री को कोई नीच कह देता है, इसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहते हैं हमें तो नीच कह दिया और हम बैकवर्ड हैं और हम नीची जाति से आते हैं इसलिए हमें नीच कहा। तो इसका वो सहानुभूति पूर्व फ़ायदा उठा लेते हैं, मतदाताओं की सहानुभूति मिल जाती है उन्हें और रातों रात समीकरण बदल जाता है। तो इन चीज़ों से इंडिया को बचना होगा और एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को जनता के बीच, इस देश के 140 करोड़ लोगों के बीच ले जाना होगा और उन्हें
अवगत करना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो यह देश बचने वाला नहीं है। यह देश राजतंत्र बन जाएगा, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों को जनता के बीच ले जाना होगा और उन्हें समझाना होगा। तभी इंडिया को वांछित सफलता मिल सकती है, तभी एक दलित प्रधानमंत्री बन सकता है, तभी एक बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके।